तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अपने घर पे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई भी लगातार चल रहा होगा, है ना? तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024, राइट? तो बहुत सारे विद्यार्थियों का जो होता है आए दिन जो होता आ रहा था मैसेज, कॉल और कमेंट्स कि सर आरपीएफ का वैकेंसी आया है, क्या इसका असलियत अभी भी सामने आया या नहीं आया? अभी भी फेक है या ओरिजिनल है? तो मेरे दोस्त ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं आरपीएफ की तरफ से, जो कि आपको इस थंबनेल पे दिखाया गया है। जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, सोचिए जरा। इसमें है ना कि रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन कैसे आउट हुआ, कब हुआ, क्या फेक था, क्या असलियत था, सारी बातें हम आपके सामने लेकर के आए हैं और बहुत ही छोटा सा शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने के लिए आए हैं। तो मेरे दोस्त शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए ताकि आपको सही समय से सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए, है ना? तो इसमें टोटल वैकेंसी क्या है, तो यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन ऑफिशियल कब आउट हुआ था, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या है और जो होता आयु का सबसे बड़ी बात होता है कि उम्र का क्या है लिमिटेशन। तो हम भाई आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आए हैं। आप बहुत कम समय में और कंप्लीट जानकारी देखने के लिए आप इसको अंत तक बने रहिए, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ, राइट? तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे थे और जानकारी आपका शुरू हो चुका है, तो पहला मोमेंट हम आपको बता रहे हैं। पहला चीज जो आपको समझना है इस पॉइंट पे, बोलो क्या है सर? तो हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको जो चीजें ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात आपको इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बोलना है सर इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब क्या है? तो भाई हर एक चीज के लिए एक लिमिट होता है, एक समय होता है, एक तौर तरीका होता है। ठीक उसी प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि जब इच्छा रहा तब जियो की तरह अनलिमिटेड लगे हुए, नहीं। तो सुनिए जरा, तो इवेंट क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से, जो है ना, तो 2024 का जो पहला नोटिफिकेशन आया था 1 मार्च 2024 को आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, और बोला गया है क्या कि फॉर्म एप्लीकेशन जो आपका भरने के लिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा उसका डेट रखा गया है 15 अप्रैल से। भाई आप 15 अप्रैल से फॉर्म को शुरुआत कर सकते हैं, 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। आगे क्या है कि क्लोजिंग, ठीक है, क्या स्टार्ट तो हो गया, कब तक चलेगा, है ना? आखिर स्टार्ट जो हुआ तो कब तक चलेगा? तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि यह जो एप्लीकेशन आपका लास्ट होगा, जो लास्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो लास्ट डेट आपके लिए दिया गया है वो 15 मई है। 15 मई का अब वह अंतिम डेट होगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच किसी भी सुटेबल डेट को आप अपने हिसाब से भर लेना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो सारी जानकारी हम आपको देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? अब वो लोग ठीक है सर, अगर हम पेमेंट का प्रक्रिया, कुछ लोग होता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पेमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए दिन आता है कि सर मेरा पेमेंट नहीं कटा है, जो होता है साइबर कैफे गए हैं, मोबाइल फ़ोन से पुराना ढेगा ना, बहुत सारा टेक्निकल इशू होता है। जैसे इन दिनों जो होता है जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें टेक्निकल इशू होने के कारण बहुत सारा पोस्ट, बहुत सारा एग्ज़ाम जो होता है कैंसल कर दिया गया। उसको रिकंडक्ट कराने के लिए ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भी आ गई है ना? तो टेक्निकल इशू आती है, तो इसके कारण लास्ट डेट पेमेंट के लिए दिया गया वो 15 मई ही है। लेकिन इन केस अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं कट रहा है भाई, तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको हम बता देते हैं ना कि आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट रखा गया है 10 मई 2024 को। आप ऑफलाइन जाकर के पेमेंट कर लोगे और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो होता है स्पीड पोस्ट, वहां से भी आपका काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक खास अहम मुद्दा कि सर वैकेंसी कितनी है, जो तो भाई हम आपको क्लियर कर देते हैं कि 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे। एक कांस्टेबल के लिए और दूसरा एसआई के लिए, जिसी को हम लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आउट हुई है वह है टोटल पोस्ट 4208, और जो इस एसआई का जो वैकेंसी आउट हुई है वह है 452। ओवरऑल जो था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात कर लेते हैं, टोटल सीट्स आपके पास है 4660, जो कि देखा जाए तो बहुत है। अगर आप अच्छे तरीका से तैयारी करते हैं तो आपको चाहिए कितना, एक वैकेंसी एक सीट। मेरे दोस्त उससे ज्यादा आप आराम से इसको फिलअप कर करके और तैयारी सही रणनीति के साथ आप शुरू करें और आपका इंतकाम भी अच्छा ही होगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते, जिसमें एक खास बात ध्यान देने वाली बात है सबके लिए, जो था सबके लिए नहीं कह सकते हैं, खास करके उनके लिए जो गर्ल्स महिला कैंडिडेट होती है। तो देखिए, कहता है 15% ऑफ वैकेंसी विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि बोला गया है मेरे दोस्त 15% जितना भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ना, उसमें से 15% वैकेंसी जो होता है रिजर्व आरक्षित दिया गया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ। तो जैसा कि इस बार जो है दिखाया गया है क्या, तो बोलो क्या है सर? तो सबसे खास बात होता है कि सर
हम ऑनलाइन करेंगे लेकिन पैसा कितना लगेगा, सबसे बड़ी बात तो इसी का होता है ना? तो सुनिए जरा मेरे दोस्त, श्रेणी सबसे पहले बात हम आपको बता रहे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इन केस आप जनरल से आ रहे हैं या फिर ओबीसी से हैं, तो आपको भाई ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 500 रुपया। अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं ना, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 500 रुपया। अगर ऐसा है कि आप एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको भाई आपको जो है ना ज्यादा नहीं, मात्र 250, आप बोल सकते हैं इसका आधा, आप इसका आधा पेमेंट कर करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नो डाउट, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बोला ना बहुत कम समय में सटीक जानकारी लेकर के आए हैं, पूरा रणनीति आपको समझाएंगे, पूरा डिटेल्स देंगे। और इस तरह का और भी वीडियो चाहिए होता तो आप कमेंट में जरूर करिए, किसी भी एग्जाम को लेकर के कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो सुनिए जरा आगे कहता है क्या। ठीक है सर, ठीक है कि फॉर्म हमने फिलअप करना है, लेकिन योग्यता क्या चाहिए ना, आखिर आपके पास किस चीज का योग्यता होगा तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आप पोस्ट का बात कर लेते हो कि सर पोस्ट अगर हम कांस्टेबल को भरना चाहते हैं तो कांस्टेबल में क्या योग्यता चाहिए, तो कांस्टेबल में मेरे दोस्त आपको 10th पास होना ही होना है। एटलीस्ट आपके पास 10th पास का क्वालिफिकेशन किसी भी आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर सकते हैं, वहां से आप जो होता है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए 10th पास होना ही चाहिए। और अगर दूसरी बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसको हम लोग एएसआई के नाम से जानते हैं, राइट, तो बोलो ठीक है सर, इसके लिए जो है ना तो ग्रेजुएट होना है फ्रॉम जो होता है रिकॉग्नाइज्ड जो होता है यूनिवर्सिटी। आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त किसी भी प्रकार का यूनिवर्सिटी से जो भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एसआई के लिए। और अगर 10वीं पास है ना, तो आप सभी लोग जो होता है कांस्टेबल के लिए फिलअप कर सकते हैं। तो यह था योग्यता आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो आगे मेरे भाई अब होती है बात कि एज लिमिट क्या होगा। ठीक है, हमारे पास योग्यता है लेकिन एज लिमिट क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं हर एक कैटेगरी के लिए। अगर बात कर लेते हैं भाई मेरे इस कैटेगरी के लिए, बोलो क्या है सर। अगर बात कर लेते हो आप फॉर कांस्टेबल के लिए, ठीक है, अगर आप कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं, मन में सोच रखिए कि हमें कांस्टेबल ही चाहिए, तो आपके पास एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास मेरे भाई, आपके पास जो मेरे दोस्त, आपके पास होना क्या चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष का चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष का, अधिक से अधिक 25 वर्ष का। अब बोलोगे ठीक है सर, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर का, तो इसमें क्या योग्यता चाहिए, तो इसमें मेरे प्यारे भाई आपको मिनिमम एटलीस्ट न्यूनतम आयु 20 वर्ष का चाहिए और मैक्सिमम जो है ना, तो मैक्सिमम आपको 25 वर्ष का आयु चाहिए। अरे ये बात समझ, यह था बात करते एज लिमिट का। तो न्यूनतम आयु कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष रखा गया है और जो था एएसआई के लिए 20 वर्ष न्यूनतम। अब होती है बात कि सर ठीक है, यह तो फॉर्म भरने और भराने का बात रहा, एलिजिबिलिटी रहा, लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि फॉर्म भर लेने से क्या नौकरी हो जाता है? नहीं दोस्त, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं होती है। अब बोलो नौकरी करना ही है ना, अगर आप वर्दी पहनना ही है ना, तो उसके लिए कुछ और भी प्रक्रिया होती है। तो बोलो क्या है सर, तो अब आती है बात चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया का मतलब आपको सिलेक्शन किस आधार पे लेगी, आपको नौकरी किस बेसिस पे दी जाएगी, तो इस मुद्दे पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं 4 फेज में एग्जाम होगा, 4 फेज में सिलेक्शन का प्रक्रिया चलनी है। अब वो लोग क्या है सर 4 फेज का बात होता है क्या, तो हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त। 4 फेज का मतलब पहला फेज अगर आप बात कर लेते हैं ना, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको सीबीटी के नाम से जानते हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड होता है, जिसमें आपको पेपर के हिसाब से एग्जाम देना है, राइट। अब इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी हम देंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए इन चारों फेज के बारे में। दूसरा फेज में मेरे दोस्त फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग पीईटी कहते हैं। और जो पहला फेज था जिसको सीबीटी कहते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है। और दूसरा होता है पीईटी, जो फिजिकल ग्राउंड में जो आपका टेस्ट होता है, राइट, जैसे लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, दौड़ होता है, ये सारी बात, रनिंग होता है, ये सारी बात जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी, जिसको पीईटी कहते हैं। बात दरअसल ऐसा है ना कि अगर बात हम कर लेते हैं भाई तीसरा फेज का, तो तीसरा फेज में जो था फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसको पीएमटी कहते हैं। यानी कि आपको मापा जाएगा कि आपका हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है,
तो इस प्रकार से सारी जो होता है प्रक्रिया है वो तीसरा फेज में आपको मिलता है। और बात जब अंतिम और चौथे फेज का होता है तो सबसे आखिरी फेज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्दी आपके बदन पे होगा या नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डीवी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग डीवी को ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पर बात होता है डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 4 फेज से गुजर करके आपको सिलेक्शन मिलेगा, राइट। अब बात होता है, जरा हम इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं कि अगर सीबीटी का बात होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज कहते हैं, तो इसमें क्या होगा। तो मेरे दोस्त फर्स्ट फेज में जो परीक्षा का पैटर्न होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो परीक्षा का पैटर्न होगा बोलो क्या है सर। तो पहला फेज में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको सीबीटी के नाम से जाना जाता है, राइट, बोलना ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम का प्रक्रिया होता है, जो सेक्शन के रूप में बटा हुआ होता है। पहला सेक्शन में हम आपको बात कर लेते हैं कि जिसमें जनरल अवेयरनेस होता है, दूसरा सेक्शन मैथ होता है, तीसरा सेक्शन भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, और चौथा नहीं है, यहाँ पर 3 ही पोर्शन इंग्लिश का जो होता है, इसमें कोई रोल नहीं है, इंग्लिश से सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। अब होता है कि सर चलो ठीक है, ठीक है, अगर इनके सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस का बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना 50 होगा, टोटल 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होगा, और जो होता है जिसको जीके और जीएस भी कहते हैं। और अगर बात होता है मैथ्स का, तो इसमें आपको मैथ में अर्थमेटिक्स से पूछा जाएगा 35 सवाल, और रीजनिंग का जब बात होती है तो इससे आपको 35 सवाल। टोटल नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते, तो टोटल सवाल मेरे भाई, मेरे दोस्त, माय डियर, आपको 120 सवाल पूछा जाएगा। हर सवाल 1 नंबर का होता है। तो बोलोगे ठीक है सर, टोटल सवाल जो होता है कितना नंबर का, तो 120 मार्क्स का होता है, 120 नंबर का। और बात होता है जब समय दिया जाएगा सवाल बनाने के लिए, कितना, क्या अनलिमिटेड समय है? नहीं भाई, समय आपका लिमिट है, समय आपके लिए फिक्स होता है जो 90 मिनट, यानी इसी को हम बोल सकते हैं 1/2 आवर, यानी जो होता है वह 1 घंटे की समय आपको दी जाएगी। और एक खास बात आपके जहन में जो आता है, क्या सर नेगेटिव मार्क्स भी है? हाँ भाई, नेगेटिव है इसमें, राइट, बोलो क्या है। तो नेगेटिव मार्क्स है, प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर आपको 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने 3 लगातार गलती कर दिया तो वहां पर 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर भी आपको, नेगेटिव मार्क्स भी है, जो कि 1/3 है। आगे सुनिए जरा, अगला जो खास ही जो होता है इंपॉर्टेंट है, दूसरा फेज का जब बात होता है तो इसका रोल क्या है। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, जिसको पीटी कहते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 पोस्ट के लिए है। यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर क्या है, तो यह जो होता है पोस्ट फॉर, जो होता फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई कहते हैं। अगर एसआई के लिए आप फॉर्म फिलअप किया है, तो इसमें आपके पास क्या फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरी में मेल का। तो मेल में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है, जो ग्राउंड में दौड़ाया जाता है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड आपको ग्राउंड में दी जाएगी। और ये किसके लिए बात होता है, तो एसआई का बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का। और जब लॉन्ग जंप का बात कर लेते, तो लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट होता है, जो कि आप 14 फीट लॉन्ग जंप कर सकते हैं। और हाई जंप का जब बात होता है मेरे दोस्त, माय डियर, तो यह 4 फीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने फॉर्म भरा है किस चीज के लिए, तो बोलो सर हमने फॉर्म भरा है कांस्टेबल के लिए, तो इसके लिए क्या मापदंड है, तो हम बता रहे हैं, इसके लिए मापदंड बता रहे हैं। अगर आप मेल है ना, तो मेल के लिए जो होता है, मेल कैटेगरी के लिए जो है क्या है, जो सुनिए। तो मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो होता क्या है, तो मेल कैटेगरी के लिए आपको रनिंग करना है कितना मीटर, तो बोलो सर 1600 मीटर है, लेकिन समय यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि रनिंग का डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, बट टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, समय थोड़ा ज्यादा 6 मिनट 30 सेकेंड है। लेकिन जब बात फीमेल की होती है, तो फीमेल को दी जाती है कितना, तो बोलो सर फीमेल को दी जाती है यहाँ पर 4 मिनट, फीमेल को दी जाती है 4 मिनट, फीमेल को 4 मिनट। और 800 मीटर के लिए, अगर आप 800 फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसका आधा है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा है, इसका आधा है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा है ना। आगे बढ़िए जरा। अगर बात होता है लॉन्ग जंप फीमेल के लिए कितना, मेल के लिए, मेल कैटेगरी के लिए है 12 फीट, लेकिन फीमेल कैटेगरी के लिए है, कांस्टेबल का बात हो रहा है ना, तो फीमेल कैटेगरी के लिए 9 फीट। और यहाँ पर हाई जंप का बात कर लेते हैं, तो मेल के लिए है 3 फीट 9 इंच, लेकिन फीमेल कैटेगरी के लिए बात होता है तो यहाँ पर है 3 फीट कंप्लीटली। तो इतनी बातें आपको समझ आई है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है फिजिकल का। अब जरा इससे आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या है,
तो वो लोग सर क्या है ना, तो यह जो रहा तीसरा फेज, तीसरा जो होता है आपको फेज है, इसमें आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसको पीएमटी कहते हैं। अब सुनिए जरा, कैटेगरी है यहाँ पर भी, कैटेगरी बोलो क्या है। तो पहला यूआर या ओबीसी, अगर आप यूआर या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास इन केस मेल कैंडिडेट है ना, तो आपका हाइट होना चाहिए भाई 1.65 सेंटीमीटर, 1.65 होना चाहिए आपके पास हाइट। और अगर जो है SC ST से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कितना चाहिए, तो यहाँ पर आपको पहले ओबीसी का ही बात कर लेते हैं पूरा। तो मेल कैटेगरी का होता है 1.65, और फीमेल के लिए होना चाहिए 1.57। और जो होता है यहाँ पर चेस्ट का बात कर लेते हैं, तो चेस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको बात कर लेते हैं हाइट का। SC ST के लिए जो होता है 160 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और फिर जो तगारवालिस, गोरखास, मराठास एंड डोगरास, इन सभी कैटेगरी से आप आते हैं, इन सभी अगर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1.63 होना चाहिए, और फीमेल कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, तो 1.55। अब दरअसल बात आता है चेस्ट का, तो चेस्ट जो होता है केवल और केवल मेल को ही मापा जाता है, पुरुष कैंडिडेट को मापा जाता है, महिलाओं को चेस्ट नहीं मापा जाता। आगे सुनिए, तो आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और अगर आप फुलाते हैं तो फुलाने के बाद होना चाहिए इस प्रकार से, अगर चेस्ट आप फुलाकर दिखा रहे हैं तो फुलाकर आपका 85 होना चाहिए। और नॉर्मली होना चाहिए, अगर आप SC ST से आ रहे हैं, यह था ओबीसी के लिए, SC ST से आ रहे हैं तो नॉर्मल होना चाहिए आपका 76.2 सेंटीमीटर, और अगर आप फुलाते तो यहाँ पर होता है 81.2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप जो होता है गोरखाज, मराठा, डोगराज और गारवालिस से आ रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मली होना चाहिए भाई मेरे, यहाँ पर होना चाहिए 80, और फुला करके आप दिखाते हैं तो यहाँ पर 85। क्लियर है। अब आते हैं दरअसल चौथा फेज का बात होता है, चौथा फेज का बात होता है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। उसमें तो आपको जाना है जाना है। ये रहा 3 फेज जो आपको ऑन जो होता है कह सकते हैं स्टेज आपको शो करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बंद कमरा में किया जाता है, वहाँ ग्राउंड में नहीं होता, वहाँ सेपरेट अकेला होता है। अब सबसे अहम मुद्दा कि सर ठीक है फॉर्म तो हमने भरा है, तैयारी हमने किया है, लेकिन अगर हमें पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, जो तो पाठ्यक्रम का हम बात बता रहे, जो आपको पढ़ना है तो मैथ्स में पहले क्या क्या पढ़ना है, तो परसेंटेज आपको पढ़ लेना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना है, और डिस्काउंट पढ़ लेंगे, SI CI पढ़ लेंगे, जो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे, एज एंड पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ लेना है। मैथ आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड वर्क पढ़ना है आपको, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम के पास जानकारी होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए आपके पास, मेंसुरेशन के बारे में 2D और 3D होना चाहिए, राइट। इसके बाद जो होता है DI के बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब आपका मैथ का एग्जाम क्लियर रहेगा और सही होगा, ठीक है ना। अगर लेकिन बात रीजनिंग का आता है तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप एनालॉजी पढ़ोगे आप, जिसको समानता, जो कि नंबर, लेटर और शब्द, हिंदी के शब्द 3 प्रकार से आपको मिलेगा। बहुत कुछ हद तक नॉन वर्बल, लेकिन नॉन वर्बल से नहीं रहेगा, ठीक है। तीनों चीजें यहाँ पर जो है एनालॉजी पढ़ना है, नंबर के रूप में, लेटर के रूप में और वर्ड के रूप में, ठीक है। ऑड जो था ऑड वन ऑड, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये जो होता है वर्गीकरण होता है, इसी को हम भाई क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सीरीज पढ़ना है, वो अभी 3 रूप में, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और जो होता है फिगर वाला सीरीज होता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उसको पढ़ लेना है। मैट्रिक्स पढ़ना है आपको। ब्लड रिलेशन पढ़ लेना। नॉन वर्बल का कुछ टॉपिक्स है, मिसिंग नंबर पढ़ लेना। नॉन वर्बल में कौन कौन सा टॉपिक्स है जो भी हम आपको बात कर लेते हैं, तो कुछ चुनिंदा 2-4 टॉपिक्स है जिसको पढ़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर पे ध्यान दे लेना। निहित आकृति याद करना है, उसे ध्यान लेंगे। सीरीज का प्रश्न होता, 2-4 टॉपिक पढ़ लेंगे, बन जाएगा। बात आता है जनरल अवेयरनेस क्या होता है सर, तो मेरे दोस्त जनरल अवेयरनेस के बारे में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स जो होता है अवेयरनेस होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस का बात होता है, फिजिक्स, कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स। इन सभी चीजों को आप अगर आप गहराई से पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका रिजल्ट आराम से हो जाता है। अगर रिजल्ट हो रहा है तो फिर आपके कंधे पे वर्दी होगा, आपको फक्र होगा कि हम भी एक जवान है, हम भी एक सेना है। तो यह था कंप्लीट जानकारी। अगर आप बिहार शरीफ में रहते हैं और आपको चाहिए कि सर हमें रीजनिंग के में दिक्कत होता है, रीजनिंग का कोई बैच है, तो अगर आप बिहार शरीफ में हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो 8 बजे का रनिंग बैच है। न्यू बैच बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला है, 1 मार्च से बैच आई थी। अगला बैच सुबह शाम 4 बजे आने के लिए जा रहा है, जो कि होली के जस्ट बाद। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए स्टडी प्लान ऐप से
आप जा करके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना स्टडी प्लान ऐप, और यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन के बारे में दी जाएगी। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ आई। अगर और भी किसी प्रकार का एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिए, हम आपको जानकारी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।